स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आईफोन का ख्याल आता है, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने आईफोन जैसी क्रांतिकारी चीज बनाई। आज आईफोन सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। लेकिन आज मैं आपको आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स की एक बहुत ही प्रेरणादायक स्पीच सुनाने वाला हूं। यह स्पीच उन्होंने 15 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दी थी और इसका नाम था स्टे हंग्री स्टे फूलिश। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपके जीवन के बहुत से सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। यह स्पीच आपको प्रेरित करेगी, आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बाहर लाएगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा देगी। यह स्पीच सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल गुरु संदीप माहेश्वरी को भी बहुत पसंद है, और अगर वो इसे सुनने के लिए कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी गहराई और ताकत है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी स्पीच जो न सिर्फ आपके जीवन को प्रभावित करेगी बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित भी करेगी। आज विश्व के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने पास पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। बहुत ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। असल में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि असल में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हां कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वादा देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा। और यहां मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया, जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूं तो मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और sans serif टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा
और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही एडमिशन नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में, या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएंगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं भाग्यशाली था, मैं जिस चीज से प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की, तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 अरब और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटोश रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से ही बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए मैं अभी भी उत्साही हूं। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आजादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की, और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अब लोरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है,
उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक सुविचार पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिएं जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक इंप्रेशन छोड़ दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है, अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूं? और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूं तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की न सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैंक्रियास में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैंक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और इंट्यूशन की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। अन्य सब सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टीवर ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहां मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे,
ने इसे अपना पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी कैटलॉग टाइपराइटरों, कैंची और पोलरॉइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक इश्यूज निकाले और अंत में एक फाइनल इश्यू निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातःकाल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे यदि आप एडवेंचरस हों तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे, और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फॉलिश। ये उनका अंतिम संदेश था जब उन्होंने साइंड ऑफ किया। स्टे हंग्री स्टे फॉलिश, और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूं, स्टे हंग्री स्टे फॉलिश।